साथ में पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है GSY विष्णु सर। कहां करना है, ये टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल रामबाण से दो जाएंगे, एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ करा दूंगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों की तरफ से। बहुत शानदार से प्रश्न है, बहुत आराम से देखना है आपको। मैं एक क्वेश्चन से लगभग 30 से 35 40 प्रश्न भी आपको कराने वाला हूं, बहुत शानदार बिंदास वाले तरीके से। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी दो नदियां मुख्य रूप से मोरीबंद डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आपका नाम है मोरीबंद डेल्टा, आपने तो कभी सुना नहीं है, लेकिन इस डेल्टा का नाम आपने जरूर सुना है। इस डेल्टा का नाम सुना है आपने, एक नाम सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, सुना है ना, सुंदरवन का डेल्टा। तो आप कहोगे बिल्कुल ये तो सुना है, ये तो प्रश्न आता तो हम बहुत आसानी से कर देते। इसका तो आंसर यही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये मोरीबंद क्यों लिखा, एक बार ये पीसीएस में आया था कि मोरीबंद डेल्टा कौन सी दो नदियां बनाती हैं, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। कौन बनाती है, गंगा बनाती है, और मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। मुख्य रूप से कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों धाराएं जब मिलती हैं तो ये मेघना कहलाती हैं। क्या कहलाती है, मेघना कहलाती हैं। और ये आगे बढ़ती है तो यहाँ एक नदी जुड़ती है, इसका नाम है मेघना। मेघना इसका वैसे तो नाम बराक है, वैसे तो इसका नाम बराक है। ये सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। तो गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोनों धाराएं जब एक हो जाती तो किस नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगर और प्रश्न याद रखें यहां से, किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, किसका, जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है वो कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा कैलाश पर्वत के निकट, कैलाश पर्वत के निकट निकट मानसरोवर झील से होता है। कहां से होता है, मानसरोवर झील से होता है। और ये कहां पर पड़ती है, ये तिब्बत में पड़ती है। कहां पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है। वैसे तो मैंने नदियों पर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, इतना ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, 2 घंटे का वीडियो पर इतने अधिक व्यूज आ गए। तो अगर नदियों को अलग से देखना है बहुत बिंदास तरीके से, तो वहां से देख सकते हो आप। डालना है नदियों बाई विष्णु सर, तो वहां पर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये तिब्बत से निकलती है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से। कहां से निकलती है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से ये निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहां से प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा नामचा वरवा पहाड़ी से। क्या, नामचा वरवा पहाड़ी से ये मुड़ जाती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और इस नदियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और दिहांग के नाम से, याद रखेंगे, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। और अगर याद रखेंगे कि असम में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, तो ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। और मैंने अभी बताया कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। और इसी ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। कौन सा, गुवाहाटी शहर बसा हुआ है, याद रखेंगे। और डिब्रूगढ़ भी बसा हुआ है, आपको याद रखना, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर इसी नदी के किनारे हैं। और इस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, नदी द्वीप है, डेल्टा नहीं, नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है मौजली द्वीप। क्या है, मौजली द्वीप। और ये मौजली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम में पड़ता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है। अगर वैसे आइलैंड पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, इस पर डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है नदी द्वीप। अगर हम यही कहें छोटा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उमानंदा। क्या आंसर होगा, उमानंदा। ये सबसे छोटा नदी द्वीप है, आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की अगर हम बात करेंगे, सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो बराक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बराक हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्स 900 किलोमीटर है। कितनी है इसकी अप्रॉक्स लंबाई है, वो 900 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमको ब्रह्मपुत्र नदी से याद रखने, और कुछ नदियों के बारे में आगे आपको बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। इसे मोरीबंद डेल्टा के नाम से हम जानते हैं। सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। किसमें, गंगा नदी के बारे में जो प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उन पर बात करेंगे। पहली बात तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है जो दो धाराओं में होता है। कैसे, दो धाराओं में इसका उद्गम होता है। किसका, गंगा नदी का। कौन सी दो धाराएं आपको पता है, एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। एक का नाम अलकनंदा है, दूसरी का भागीरथी है। दोनों देव प्रयाग पर मिल जाती हैं। कहां पर, दोनों देव प्रयाग पर मिलने के बाद क्या बन जाती हैं, गंगा बन जाती हैं। और गंगा नदी मैदान में प्रवेश कहां से करती है, तो आपका सही आंसर होगा हरिद्वार। क्या आंसर होगा, हरिद्वार से गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है और ये 5 राज्यों में बहती है। कितने, 5 राज्यों में बहती है और बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 5 राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में आती है बिजनौर से, और फिर बिहार में जाती है बलिया से, फिर 5वां है झारखंड, JH लिख देते हैं झारखंड, और 4 पर है आपका झारखंड, ये बिहार है। ठीक है, ये झारखंड। 5 पर आपका वेस्ट बंगाल, 5 पर क्या हमारा वेस्ट बंगाल है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा नदी और सबसे कम झारखंड में बहती है। झारखंड में एक जिले को टच करती है जिसका नाम है साहिबगंज, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो गंगा नदी की सहायक जो नदियां हैं, क्या जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। एक दाईं ओर से सहायक नदियां होती हैं और एक बाईं ओर से, एक दाईं ओर से और एक बाईं ओर से। जो बाईं ओर से है उसका नाम है रामगंगा, ये क्रम से बता रहा हूं, रामगंगा। दूसरा आपका गोमती, क्या है, गोमती। गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक। ठीक है, गंडक, गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। गोदावरी घाट में बांग्लादेश में मिल जाती है महानंदा। ठीक है, महानंदा। अगर दाईं ओर से बात करेंगे तो यमुना नदी, यमुना नदी आती है, और सोन नदी की बात करेंगे, सोन नदी है। बाकी बस 2 ही आपको याद रखना है। एक और याद रखना है, टोन से याद रख सकते हो, इसको हम तमसा के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। और एक पुनपुन नदी भी लिख सकते हो, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी भी लिख सकते हो यहाँ पर। और एक नदी कर्मनासा नदी भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कर्मनासा नदी। दाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां ये हैं, और बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं, तो याद रखेंगे ये वाली मिलती हैं। अगर बात करेंगे गंगा नदी के बारे में और प्रश्न, इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, नेशनल रिवर अनाउंस कब किया गया था, 2008 ईस्वी में। और याद रखेंगे एक प्रश्न और, इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, तो याद रखेंगे बैक्टीरियोफेज के कारण, बैक्टीरियोफेज के कारण इस नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, आपको याद रखना है। और यहां पर प्रश्न याद रखेंगे, पहली सहायक नदी का नाम बताओ, गंगा की पहली सहायक नदी का नाम बताओ, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। अंतिम सहायक नदी की बात करेंगे तो अंतिम सहायक नदी है महानंदा। क्या है, महानंदा, जो दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और गोदावरी घाट में मिल जाती है, महानंदा नदी। ठीक है, अगर ये कहा जाएगा सबसे लंबी सहायक नदी बताओ गंगा नदी की, तो इसका नाम हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी भारत की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाएगा, सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाएगा, तो भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भी सही आंसर यमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, और गंगा नदी में क्या क्या प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, वो और बात करते हैं। गंगा नदी पर जो बांध बनाया हुआ है उसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध, टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध कहां पर है, तो आपका याद रखना है भिलंगना,
विलंगना और भागीरथी नदी पर स्थित है ये टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है ये दुनिया का नहीं है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, सॉरी ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो गढ़वाल जिले में पड़ता है, गढ़वाल में पड़ता है, आपको याद रखना है। ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई है 261 मीटर, आपको याद रखना है। और एक दूसरा भी बांध है गंगा नदी पर, इसका नाम है फरक्का बांध। क्या नाम है? फरक्का बांध। और ये फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में है, याद रखेंगे। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, जहां पर दो धाराओं में गंगा नदी विभक्त हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा दक्षिण की ओर प्रवाह कर जाती है, हुगली नदी के रूप में हम उसको जानते हैं। और हुगली नदी को हम विश्वासघाती नदी के नाम से जानते हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। डायमंड जो हार्बर ब्रिज है कहाँ का? वेस्ट बंगाल का, वो भी उसी पर बना हुआ है, आपको याद रखना है। तो इतने प्रश्न हमको गंगा नदी से याद रखने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, कोलेरू झील किन दो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पड़ती है? ये बोल रहा है जो कोलेरू झील है, पहले ये खारे पानी की झील हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये मीठे पानी की झील हो गई है। पहले ये समुद्र के किनारे हुआ करती थी, लेकिन डेल्टाई के मारे ये डेल्टा को पीछे आ गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पड़ती है कोलेरू झील। बात करेंगे हम गोदावरी नदी की। किसकी बात करेंगे? गोदावरी नदी की बात यहां पर करते हैं। इसका उद्गम नासिक से होता है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो आपका सही आंसर होगा नासिक से होता है। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में, यहां से होता है। त्र्यंबकेश्वर गांव है, वहां से होता है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, इसका नाम है गोदावरी नदी। और ये प्रायद्वीप भारत की, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? ये प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा तो आपका गोदावरी हो जाएगा। सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी हो जाएगा। इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। गोदावरी को आपको याद रखना है। गोदावरी आंध्र प्रदेश के पास अपना मुहाना बनाती है, आंध्र प्रदेश के तट पर मुहाना बनाती है, आपको याद रखना है। क्या नाम है? गोदावरी नदी। उसके बाद क्या, अगर हम बात करेंगे कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी से आने वाले कौन कौन से प्रश्न है, आओ देख लेते हैं। ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है कृष्णा नदी। कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर पहाड़ी से। कहां से? महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। और निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की बात करें, इस पर बांध कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे इस पर जो बांध है वो है नागार्जुन बांध। कौन सा है? नागा अर्जुन बांध है, याद रखेंगे। और इस पर श्रीशैलम बांध है, श्रीशैलम बांध स्थित है। और इस पर अलमाटी बांध भी है, अलमाटी जो बांध है वो भी यहीं पर पड़ता है। किस पर? कृष्णा नदी पर। और याद रखेंगे कृष्णा नदी की अगर सहायक नदी की कुछ बात करें तो कुछ सहायक नदियां हमको यहां से याद रखनी है, जैसे पंचगंगा, दूध गंगा, माल प्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा और यहीं पर मूसी याद रखेंगे मूसी। ये सहायक नदियां हैं, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे इसकी सहायक नदियों में तो थोड़ी सी इसकी भी याद रखेंगे। पेन गंगा और बेन गंगा, याद रखेंगे बेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सलेरू। ये जो नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं गोदावरी की, और ये सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, आपको याद रखना है। तो कृष्णा नदी के बारे में इतने फैक्ट याद रखेंगे। अगर हम मैप से यहाँ पर आपको दर्शाने की कोशिश करें तो ये दक्षिण भारत का मैप है। तो गोदावरी इस प्रकार से निकलती है और कृष्णा नदी भी इस प्रकार से जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये भी नदी उफान पर आती है
जब उफान पर आती है तो रास्ता परिवर्तन करके कई सारे इलाकों में बाढ़ ला आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। महानदी उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? उड़ीसा का शोक, तो आपको आंसर होगा महानदी को कहते हैं, आपको याद रखना है। यहीं पर कहा जाएगा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी भ्रंश घाटी नदी है। क्या है? एक भ्रंश घाटी नदी है ये, भ्रंश घाटी। ये हम दरार घाटी भी नदी भी इसके नाम से जानते हैं, दरार घाटी नदी भी है ये। या हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, ये प्रदूषित नदी भी है। कैसी है? प्रदूषित, प्रदूषित नदी भी है ये, क्योंकि इसके घाटियों में कोयला मिलता है, आपको याद रखना है। और ये छोटा नागपुर पठार की, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है दामोदर नदी। अब दामोदर नदी में पहली बहुउद्देशीय योजना 1948 ईस्वी में बनाई गई थी। पहली स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर बनाई गई थी। और ये किसके आधार पर बनाई गई थी? अगर आपको पता है आधार क्या था, तो अमेरिका में टेनेसी परियोजना चलाई जा रही थी। क्या? टेनेसी, यूएसए में चलाई जा रही थी। उसके अनुसार यहां पर भी इन्होंने कहा था 7 बांध बनाए जाएंगे, लेकिन 7 बांध इन्होंने नहीं बना पाए दामोदर नदी पर, आपको याद रखना है। जो महानदी है ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। वैसे निकलती तो ये छत्तीसगढ़ से है, आगे हम बताएंगे भी। और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। इसी नदी पर क्या है? तो आपका आंसर होगा हीराकुंड बांध बना हुआ है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। हुगली, याद रखेंगे गंगा की ही एक वितरिका है, एक वितरिका है, आपको याद रखना है। यह धारा है गंगा नदी की, याद रखेंगे हुगली, जिसे विश्वास घाती नदी के नाम से हम जानते हैं। विश्वास घाती नदी के नाम से हम जानते हैं हुगली नदी को। और इसी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, कोलकाता शहर बसा हुआ है। आपको इतने प्रश्न यहां से याद रखने हैं। महानदी किस स्थान से निकलती है? तो मैंने कहा था ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिंगवाहा पहाड़ी से निकलती है, आपको याद रखना है। निकलने के बाद इसका अगर हम लोकेशन की बात करें तो इस प्रकार से आपको दिखा सकते हैं, देखिएगा। महानदी यहां से छत्तीसगढ़ पड़ता है, यहां से निकलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक नदी इस तरह से यहां से निकलती है और इस प्रकार से इधर जाती है। इन दोनों का नाम क्या है? ये सिंगवाहा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये अमरकंटक से निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से एक नदी ऊपर की ओर जाती है, इसका नाम है सोन नदी, और ऊपर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, इसका नाम है सोन नदी। और ये पटना है यहाँ पर। और याद रखेंगे यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी, और ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। तो कह सकते हैं अमरकंटक मध्य प्रदेश से दो नदियां प्रमुख रूप से निकलती हैं। दो का नाम क्या है? तो एक तो सोन नदी है जो गंगा में मिल जाती है, और एक नर्मदा है। एक कौन सी है? एक नर्मदा है। और इसकी एक सहायक नदी है तवा नदी। क्या नाम है? तवा नदी। और तवा नदी को हाल ही में क्या आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, या वेटलैंड में शामिल किया है तवा नदी को, और तवा नदी के जलाशय को। ठीक है। तवा एक बांध है, तवा बांध के पीछे तवा जलाशय है। तवा जलाशय को आर्द्र भूमि या वेटलैंड में शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। वेटलैंड की शुरुआत दुनिया में 1971 में की गई थी, रामसर शहर से, आपको याद रखना है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है वेटलैंड पे, आपको देख लेना है। बात करें विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा माही नदी, यहीं से निकलती है। कौन सी? माही नदी यहीं से निकलती है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, यहीं से चंबल नदी निकलती है, चंबल, और यहीं से बेतवा नदी निकलती है, यहीं से केन नदी निकलती है, यहीं से टोंस नदी निकलती है, यहीं से कर्मनासा नदी निकलती है। ये सारी नदियां यहीं से निकलती हैं। चंबल देखा जाए तो जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? मालवा के पठार जाना पाऊ पहाड़ी से निकलती है।
ये हम मालवा के पठार भी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ से ये निकलती है चंबल नदी। ये बीहड़ भूमि के लिए बहुत प्रसिद्ध है और चंबल नदी की कई सहायक नदियां हैं, उनमें से एक क्षिप्रा है जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है, और ये माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। और वेतवा नदी मध्य प्रदेश और यूपी में बहने वाली प्रमुख नदी है। और केन नदी 2 राज्यों में बहती है और चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद यूपी में चली जाती है। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां नहीं कहेंगे, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश से निकलने वाली ये सारी नदियां हैं। और बैतूल जिले मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है उसका नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी इस प्रकार से निकलती है ऐसे करके, ये भी इधर ही अरब सागर में गिरने वाली नदी है। माही नदी इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से गिर जाती है, ये माही नदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा है? हमने अभी बताया था, इसका सही आंसर क्या था? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत कह दो या दक्षिण भारत की कह दो या वृद्ध गंगा कह दो या बूढ़ी गंगा कह दो, यही है। नर्मदा नदी मैंने कहा था अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है तवा और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है और ये गुजरात में है। ये कहां पर है ये बांध? ये गुजरात में है, आपको याद रखना है। कृष्ण नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो याद रखेंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और ये बात है कर्नाटक की, ये बात है कर्नाटक की और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस पर एक बांध बना हुआ है मेट्टूर। कौन सा? मेट्टूर बांध बना हुआ है कावेरी नदी पर, जो कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। गोदावरी नदी के बारे में आपको बता चुके हैं। और सरदार सरोवर बांध के पास में ही, इसके पास में ही स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो इन्हीं के पास में बनाई गई है, जो साधु वेट आइलैंड पर है। साधु वेट द्वीप पर इसको बनाया गया है, आपको याद रखना है, इसी के पास में है। या हम ये कह सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो मैंने कहा था सरदार सरोवर बांध स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध कहां स्थित है? तो मैंने कहा था भागीरथी। क्या कहा था? भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसकी ऊंचाई 261 मीटर ऊंचा है, आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, 25 या टोटल कहते हैं 26 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये किस नदी पर है? ये महानदी पर, मैंने आपको बताया था, और उड़ीसा राज्य में पड़ता है, याद रखेंगे। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है, नदी का नाम है भागीरथी और भिलंगना नदी के किनारे है। तुलबुल परियोजना की अगर हम बात करेंगे, तुलबुल परियोजना की बात करेंगे, ये झेलम नदी पर है। कहां पर है ये? झेलम नदी पर है और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और इसी नदी पर एक और परियोजना है उरी परियोजना। कुछ बांध हम यहाँ पर और देख लेते हैं, जैसे चिनाव नदी पर अगर आपसे पूछा जाएगा चिनाव नदी पर कौन कौन से बांध है, तो 3 बांध हमको यहाँ से याद रखने हैं। एक का नाम है बगलीहार। क्या नाम है? बगलीहार। और एक का नाम है दुलहस्ती। क्या नाम है? दुलहस्ती। और एक का नाम है सलाल। क्या नाम है? सलाल। ये चिनाव नदी पर बांध बने हुए हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाए, बताओ रावी नदी पर बताओ कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो 2 बांध आपको याद रखने हैं। एक का नाम है रणजीत सागर बांध और एक का नाम है चमेरा बांध। कौन सा? चमेरा बांध, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको रावी नदी से याद रखने हैं। यहीं पर बात करेंगे पेरियार नदी पर एक बांध बना हुआ है, पेरियार नदी पर, जिसका नाम है इडुक्की बांध। क्या नाम है? इडुक्की बांध। ये पेरियार नदी पर एक बांध बनाया हुआ है, इडुक्की बांध, आपको याद रखना है। कृष्णा नदी पर मैंने आपको बता दिया, कावेरी नदी पर मैंने बता दिया आपको। एक नदी है ताप्ती, लोकेशन अभी बताया था मैंने। ताप्ती नदी पर एक बांध है, इसका नाम है काकड़ा पार बांध। काकड़ा पार बांध भी कह सकते हैं, ये इसी नदी पर किनारे है।
एक बांध हम यहां पर और याद रखेंगे, एक नाम और याद रखेंगे, भाखड़ा, भाखड़ा नागल बांध। क्या नाम रखेंगे? भाखड़ा नागल बांध। ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और प्रश्न आएगा, भारत का सबसे ऊंचा है ये, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वीय बांध है। और वैसे ऊंचा पूछा जाएगा तो टिहरी हो जाएगा, अगर ग्रेविटी डैम पूछा जाएगा ऊंचा तो भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा, जो सतलज नदी पर है। आपको याद रखना है। इतने बांधों से अगर आपके प्रश्न है तो आपका गलत नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? दिल्ली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। और क्या क्या है? दिल्ली के बाद आगरा पूछा जाएगा तो भी इसी नदी के किनारे है, मथुरा पूछा जाएगा तो भी इसी नदी के किनारे है, इटावा पूछा जाएगा तो भी इसी नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर पड़ता है, बहुत प्रसिद्ध शहर है जबलपुर, मध्य प्रदेश का। नासिक में नासिक किस नदी के किनारे पड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, रफ कर देते इसको, सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे क्या है? तो नासिक शहर बसा हुआ है, आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद, क्या पूछा जाएगा? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूसी नदी हो जाएगा। कुछ चीजें यहां पर और जान लेते हैं, जैसे क्षिप्रा नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? तो आपका आंसर होगा उज्जैन। ये क्यों लिखा रहा हूं कि उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, नासिक में कुंभ का मेला लगता है, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, और हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है ना। तो क्षिप्रा नदी उज्जैन किनारे है, आपको याद रखना है। और गंगा नदी के किनारे कई सारे शहर पड़ते हैं, गंगा नदी के किनारे कई सारे शहर पड़ते हैं, आपको याद रखना है। जैसे कुछ लिखा देते हैं, जैसे कन्नौज हो गया, क्या कन्नौज हो गया, वाराणसी हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, बक्सर हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया। बहुत सारे शहर मिलते हैं, लेकिन बस ये याद रखना एकमात्र राजधानी गंगा नदी के तट पर है, जिसका नाम है पटना। ये बिहार की राजधानी है। और पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, क्या पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। और पाटलिपुत्र को बसाया किसने था? तो ये बसाया था उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था, आपको याद रखना है पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र से फिर बन जाता है पटना। उदयन ने क्या किया था? उदयन ने सोन नदी और गंगा नदी का जो मिलान बिंदु है वहीं पर बसाया था पाटलिपुत्र को, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरब सागर में निम्न में से कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर में बात कर रहे हैं। ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पेन्नार बंगाल की खाड़ी में, स्वर्णरेखा बंगाल की खाड़ी में, शरावती गिरती है कहां पर? अरब सागर में। कहां गिरती है? अरब सागर में। तो इस पे मैप बना लेते हैं एक बढ़िया सा, तो इसको डिफाइन करेंगे कौन सी नदी कहां पर गिरती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक एक करके, बहुत शानदार तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले देखेंगे यहां से, ये है गोदावरी नदी। ये क्या है? ये गोदावरी नदी है, आपको याद रखना। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? मैंने आपको बताया था नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी, याद रखेंगे, यहां से निकलती है। ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है। एक नदी है कर्नाटक से निकलती है यहां से, जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी, याद रखेंगे। नहीं दिखता होगा ये कलर, कावेरी नदी, ठीक है। ये कुछ बड़ी नदियां मैंने यहां पर दर्शा दी। यहां से याद रखेंगे, यहां पर पड़ता है अमरकंटक। क्या पड़ता है? अमरकंटक। ए बना देते हैं। यहां से एक नदी इस प्रकार से निकलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी, ठीक है। ये नर्मदा नदी है। उसके बाद यहीं से एक नदी और निकलती है, ये CH बना देते हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी, याद रखेंगे। महानदी के नीचे एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है दया नदी। क्या नाम है? दया नदी। और आपको पता है दया नदी के ही किनारे कलिंग का युद्ध हुआ था प्राचीन में, आपको पता है। उसके बाद उड़ीसा की ही बात करेंगे, एक है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है? स्वर्ण रेखा नदी, ये उड़ीसा के तट पर गिरती है। और एक का नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। और ये छोटी सी नदी है उड़ीसा की। और ब्राह्मणी के बाद एक छोटी सी और नदी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैतरणी नदी।
क्या नाम है, बैतरणी नदी, ये उड़ीसा में है। बैतरणी के बाद है महानदी, महानदी के बाद नीचे पड़ता है रूसी कुल नदी। एक और है यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर एक रूसी कुल नदी है, इस प्रकार से रूसी कुल नदी है। ये भी उड़ीसा की बहुत छोटी सी नदी है, 2 ही जिलों में बहती है, रूसी कुल नदी, याद रखेंगे। तो स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, रूसी कुल, दया नदी, ये क्रम से है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक और नदी है, ये महानदी यहां से हो ही गई। उसके बाद में देखते हैं, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ताप्ती नदी, इस प्रकार से जाती है, इसका नाम है क्या, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बाद एक और नदी देख लेते हैं यहाँ पर, यहां से निकलती है और इस प्रकार से जाती है, इसका नाम है माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। और एक नदी ऊपर से आती है, इसका नाम है लूनी नदी, और ये विलुप्त हो जाती है जाकर कच्छ के रण में। लेकिन एक नदी और निकलती है यहीं से, लूनी नदी की इस तरफ से, जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है इसका, साबरमती नदी है। ये अरावली के पूर्वी घाट से निकलती है और ये कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, इसका नाम है लूनी नदी। ऊपर से बात करेंगे, गोवा है, गोवा की 2 प्रसिद्ध नदियां हैं, जिसका नाम है जुआरी नदी। क्या नाम है, तो याद रखेंगे जुआरी नदी, या मांडवी नदी भी हम कह सकते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद केरल की प्रसिद्ध नदियां हैं, जिसका नाम है पेरियार नदी। क्या नाम है, पेरियार नदी है। और एक है भरतपूजा, भरतपुड़ा भी कह सकते हैं। और कर्नाटक से एक नदी और निकलती, इसका नाम है शरावती नदी। क्या नाम है, शरावती नदी। और एक और नदी है, कृष्णा के नीचे ही पड़ती है, अड़ियार नदी। क्या है, अड़ियार नदी है, अड़ियार नदी आपको याद रखना है। अड़ियार के नीचे पड़ती है पेन्ना नदी, याद रखेंगे। और यहाँ पर एक पड़ती है बैगई नदी। कौन सी, बैगई नदी। और ये कहाँ पर अपना पानी गिराती है, तो आपको याद रखना है, पाक जल संधि में अपना पानी गिराती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो नदियां गिर रही हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और यहाँ पर जो नदियां गिर रही हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति ने कब चढ़ाई की थी, ये पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट की बात है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में इसको चोमू लगमा के नाम से जानते हैं, और चाइना में इसे कोमू लगमा के नाम से जानते हैं। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। पहली बार चढ़ाई 1953 ईस्वी में की गई थी, 2 लोगों के द्वारा की गई थी। एक का नाम था एडमंड हिलेरी। क्या नाम था, एडमंड हिलेरी था एक का नाम, और दूसरे का नाम था तेंजिंग शेरपा। क्या नाम था, तेंजिंग शेरपा, या शेरपा तेंजिंग कह सकते हैं, शेरपा, ठीक है, शेरपा। ये तेंजिंग शेरपा रहने वाले थे नेपाल के, और ये जो रहने वाले थे ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये पहली बार दुनिया में चढ़ाई की गई थी, आपको याद रखना है। यहीं पर ये बात पूछा जाए, बताओ भारत में पहली बार महिला ने किसने चढ़ाई किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। हम बिछेंद्री पाल भी लिख सकते हैं, बछेंद्री पाल भी लिख सकते हैं। ये पहली बार चढ़ाई 1984 ईस्वी में किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें दुनिया में पहली बार, दुनिया में पहली महिला जिसने चढ़ाई किया था, वो डेट है 1975 ईस्वी में। दोस्तों मैंने ऑप्शन भी इस प्रकार से डिजाइन किए हैं ताकि प्रश्न गलत ना हो एक ही किसी प्रकार से। तो प्रथम पूछा जाए विश्व में कौन सी महिला चढ़ी थी, तो आपका आंसर होगा जुंको तोबई थी, या तवई भी कह सकते हैं, तोबई भी थी, याद रखेंगे। 1975 की बात है, और ये जापान की रहने वाली थी। कहाँ की, जापान की रहने वाली थी, आपको याद रखना है, जुंको तोबई। और उसके बाद अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, बताओ दो बार चढ़ने वाली महिला कौन है, भारतीय महिला, भारतीय कौन थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिसका नाम है संतोष यादव। क्या नाम है, संतोष यादव नाम है। कौन थी, संतोष यादव थी 2 बार चढ़ने वाली महिला, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है, सबको पता है, नेपाल में पड़ती है। और ये दुनिया की सबसे लंबी, ऊंची कहेंगे, लंबी नहीं कहेंगे, सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, आपको याद रखना है। इतने प्रश्न याद रखने, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा मैप बनाकर, इस चीज को समझ लेते हैं। उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, यहाँ से हमारे एग्जाम में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात करेंगे इंडिया का, मैंने मैप बना दिया, इसमें हम देखेंगे ये वाला भाग पश्चिमी है और ये वाला भाग पूर्वी है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, ठीक है। ये उत्तर है यहाँ पर और उत्तर के बाद ये वाला भाग हमारा दक्षिण है। आपको पता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हाँ या ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है, इस प्रकार से एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार एक द्वीप है और ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही पड़ता है इंदिरा। क्या पड़ता है इस द्वीप पर? तो आपका आंसर होगा इंदिरा। इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इसका दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट इसे कहते हैं। और तीसरा नाम इसका पार्सन इकाई है। ये पड़ती कहां पर है? तो आप कहेंगे ग्रेट निकोबार का दक्षिणी पॉइंट, यानी ये वाला ग्रेट निकोबार का ये दक्षिणी पॉइंट है, यही है इंदिरा पॉइंट, आपको याद रखना है। ये भारत का दक्षिणी बिंदु है। उत्तरी बिंदु कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा इंदिरा कौल। क्या है ये? इंदिरा कौल, आपको याद रखना है, ये उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में पड़ता है। पूर्वी बिंदु कहां पर पड़ता है? तो याद रखेंगे अंजाव जिला पड़ता है। क्या है? अंजाव जिला। अंजाव जिला कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है अंजाव जिला। और अंजाव जिले में एक बिंदु है जिसका नाम है किबिथु। किबिथु, कभी कभी इसको वलांगू के भी नाम से हम जानते हैं, वलांगू। ये पूर्वी बिंदु पड़ता है, आपको याद रखना है। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, ये कच्छ जिले में पड़ता है। कहां पर है ये? कच्छ जिले में पड़ता है ये। और याद रखें कच्छ जिले में पड़ता है, इसका नाम है गौहर। क्या नाम है? गौहर मोटा या गौहर मोता, याद रखेंगे। या सरक्रीक भी हम कह सकते हैं, याद रखेंगे। इसकी अगर लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत की। और पश्चिम से पूरब की लंबाई कहेंगे तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है, आपको याद रखना है। अगर ये कभी पूछा जाए ये वाला पॉइंट क्या है, फिर अगर ये पूछा जाए कि भारत में, अगर क्या पूछा जाए तो याद रखेंगे भारत में मुख्य भूमि का, अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी मुख्य भूमि का, मेन लैंड पूछा जाए, मुख्य भूमि का बिंदु क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या आंसर हो जाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं है तो केप कमोरिन हो जाएगा, केप कमोरिन हो जाएगा, आपको याद रखना है। और केप कमोरिन ऑप्शन में ना मिला तो केप अंतरीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केप अंतरीप हो जाएगा। और केप अंतरीप नहीं मिला तो याद रखेंगे कुमारी अंतरीप याद हो जाएगा, कुमारी अंतरीप हो जाएगा। इन चारों में से एक नाम आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। और इसका निर्धारण 1947 ईस्वी में किसने किया था? सर सिरिल थे, सर सिरिल रेड क्लिफ जी थे, रेड क्लिफ, इनके द्वारा ये रेखा का निर्धारण किया गया था। मैकमोहन रेखा, आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में है, चीन के मध्य में है मैकमोहन रेखा। और इसका निर्धारण कब किया गया था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसका निर्धारण कब किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था, उसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, आपको याद रखना है। जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है जो तिब्बत से लगती है ना, वही सीमा को मैकमोहन रेखा कहा गया है। डूरंड रेखा की बात करेंगे तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाएगा ये पाकिस्तान, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान के बीच में। आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो? देखो इसको मैं दर्शाता हूं। छोटा सा एक मैप बना लेते हैं इंडिया का, समझने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये मैंने मैप बना दिया। अब आपको खूब पता है ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये पीओके का भाग है, ये हमारे पास में वर्तमान में नहीं है।
और ये वाला जो भाग है भी अक्साई चाइना का भाग है, ये 1962 ईस्वी में चाइना ने छीन लिया था। ये भाग हमारे पास में नहीं है। जो ये रेखा है, ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं एलएसी लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये जो रेखा है इसको बोलते हैं एलओसी लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसके इस तरफ भारत ही का ही हिस्सा है, लेकिन भारत का हिस्सा वर्तमान में नहीं है। अब आपको पता है अफगानिस्तान की सीमा यहीं से लगती है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं भारत का हिस्सा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, डूरंड रेखा यही है। हम ये भी तो कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्यों? क्योंकि वर्तमान में तो पाकिस्तान का ही कब्जा है पीओके पर, हाँ या ना? तो जिस भी प्रकार से प्रश्न आएगा उस प्रकार से हम इसको दे डालेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान। किस देश के साथ लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से लगती है। अगर हम छोटा सा मैप बना ले और उसमें दर्शाएं कि कितने पड़ोसी देश हैं और किस प्रकार से रेखाएं निकलती हैं, गुजरती हैं, वो सारी बातें हम अभी करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ये है बांग्लादेश, हम बी बना देते हैं, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद ये वाला है वो सी बना देते हैं, चाइना लिख देते हैं, कोई नहीं, चाइना है ये। चाइना के बाद ये वाला हमारा म्यांमार है। कौन सा है? ये म्यांमार देश है। म्यांमार के बाद ये नेपाल है। ये कौन सा? ये नेपाल है। नेपाल के बाद ये वाला देश है उसका नाम है भूटान, बी एच लिख देते हैं, ये भूटान है। भूटान के बाद देखोगे ये वाला पाकिस्तान है, पाक लिख देते हैं। पाकिस्तान के ऊपर ये वाला अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यही 7 पड़ोसी देश है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पड़ोसी देश है स्थलीय, आपको पता है। यही तो लग रही सीमा, मैंने अभी बताया था डूरंड रेखा यही तो लगती है ना। चलिए देख लेते हैं। जो बांग्लादेश की सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, इतनी सीमा लगाता है भारत से बांग्लादेश। म्यांमार कितना लगाता है? तो याद रखें 1643 किलोमीटर म्यांमार लगाता है भारत से सीमा। भूटान कितनी लगाता है? तो 699 किलोमीटर भूटान सीमा लगाता है भारत से। चाइना लगाता है 3488 किलोमीटर भारत से सीमा लगाता है। और नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा लगाता है भारत से, आपको याद रखना है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा लगाता है और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा लगाता है। ये सीमा मैंने बताई थी, ये सीमा लगाते हैं तो सबसे कम ये लगाते हैं और सबसे ज्यादा ये सीमा लगाते हैं। ठीक है, इससे आप दूसरा तीसरा चौथा जैसे चाहे वैसे आप इसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कभी पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 18। भारत में 18 ऐसे राज्य हैं जो सीमा अंतरराष्ट्रीय किसी देश से लगती है, 18 राज्य हैं ऐसे, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, पहले 17 थे। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपको पता है K2। क्या नाम है? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से? इसे गॉडविन और ऑस्टिन के नाम से हम जानते हैं। इसका नाम है K2। और ये K2 कहां पड़ती है? इसको लोकेशन एक बार मैं बता देता हूं आपको, लोकेशन बता देते हैं और साथ में कुछ और भी चोटियों के नाम यहाँ पर हम याद रखेंगे ताकि कुछ चीजों का हमारा काम यहाँ से हो जाए। ठीक है, चलिए बता देते हैं। K2 पड़ती है यहाँ पर, पीओके के क्षेत्र में पड़ती है, इसका नाम है K2। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है K2। कहाँ पड़ती है? पीओके के क्षेत्र में पड़ती है। और ये काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी की, या काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। और काराकोरम श्रेणी किसका हिस्सा है? तो आपका आंसर होगा ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, आपको पता है। कंचनजंगा अगर प्रश्न आएगा तो याद रखना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर कभी पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। नंगा पर्वत याद रखेंगे, ये भी पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, नंगा पर्वत, यानी यहां पर पड़ता है नंगा पर्वत, आपको याद रखना है। नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, नंदा देवी, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। कुछ और चोटियां देख लेते हैं। यहाँ पर पड़ता है सतपुड़ा, यहाँ पर क्या पड़ता है? सतपुड़ा। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो धूपगढ़ हो जाती है। क्या हो जाती है? याद रखेंगे, धूपगढ़ हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, 1350 के आसपास इसका ऊंचाई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा, यहाँ पर पड़ता है अरावली। क्या पड़ता है यहाँ पर? यहाँ पड़ता है अरावली। अरावली की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर,
क्या है, गुरु शिखर, याद रखेंगे। ये 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये माउंट आबू पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये माउंट आबू पर पड़ता है। और आपको पता है माउंट आबू पर नक्की झील और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी वहीं पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है नीलगिरी। क्या पड़ता है यहाँ पर, तो आपका आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी क्यों पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलान बिंदु है उसको नीलगिरी कहते हैं। फिर से एक बार, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी पर्वत, और नीलगिरी पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है दोद्दा बेटा। क्या नाम है, दोद्दा बेटा हाईएस्ट पीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहीं पर पड़ता है अन्नामलाई। यहाँ पर क्या है, अन्नामलाई, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है, उसका नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है, अनाईमुदी नाम है आपका, याद रखना। और अनाईमुदी दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है, याद रखेंगे। कहाँ की, दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक है, या प्रायद्वीपीय भारत की हाईएस्ट पीक है, या पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक है, इसका नाम है अनाईमुदी, जो केरल में पड़ती है। अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है, आपको याद रखना है। तो इतनी चोटियों के नाम आपको याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और नेपाल में कुछ चोटियों के नाम आपको याद रखने, नेपाल में जैसे जैसे मंसालू हो गया, मंसालू हो गया, मकालू हो गया, मकालू हो गया, मंसालू नहीं लिखा है ये, मंसालू, मंसालू, ठीक है। मंसालू हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। ये चोटी नेपाल में पड़ती है, आपको याद रखना है। और ये ग्रेट हिमालय का ही भाग है। किसका, ये ग्रेट हिमालय का ही भाग है। एक नामचा बरवा पड़ता है, क्या, नामचा बरवा, ये एक चोटी पड़ती है जो अरुणाचल प्रदेश में, पहाड़ी भी है और चोटी भी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इतनी चोटियों के नाम हमको याद रखने। आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। उत्तराखंड में बात करेंगे दर्रों के बारे में, तो सिपकिला दर्रा नहीं है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में दो और है, एक का नाम है बड़ा लाचा दर्रा। क्या नाम है, बड़ा लाचा दर्रा। और एक का नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है, रोहतांग दर्रा। ये सिपकिला दर्रा वही है जहां से सतलज नदी इंटर करती है भारत में। सतलज नदी प्रवेश करती है, या सतलज नदी का प्रवेश द्वार भी हम कह सकते हैं, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की है ही। अगर आपसे पूछा जाएगा सिक्किम के बता दीजिएगा, सिक्किम के दर्रे बता दो कौन कौन से हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नाथुला, सिक्किम का प्रमुख दर्रा है। और एक जेलेपला प्रमुख दर्रा है सिक्किम का, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के नाम बता दोगे क्या, बिल्कुल बता देंगे। एक है बोमडिला भाई, एक कौन सा, एक बोमडिला है। एक आपको याद रखना है दीफू है, और एक यांगयाप है, यांगयाप है, आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा बताओ भाई जम्मू कश्मीर के बता दोगे, हाँ बिल्कुल बता देंगे। जम्मू कश्मीर के बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। बुर्जिल दर्रा, क्या है, बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा, क्या है, बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा, क्या है, जोजिला दर्रा। और एक पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर में। लद्दाख के बता दोगे, हाँ बिल्कुल बता देंगे। एक ही है काराकोरम, मुख्य रूप से काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। और लद्दाख में बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे, जाराला दर्रा, जाराला जाराला दर्रा, इमिस दर्रा, इमिस दर्रा, अनंत हैं यहाँ पर, ठीक है, काराकोरम में, यानी लद्दाख में। तो काराकोरम पे आपको याद रखना है। एक बाल्टोर, सियाचिन, कई सारे ग्लेशियर भी यहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाएगा पाल घाट दर्रा कहाँ पर है, या किस किस को जोड़ता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत को नीलगिरी से अलग कर रहा है, किससे, नीलगिरी से अलग करता है। और कोझीकोड, कोझीकोड एक जिला पड़ता है केरल का, और कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को जोड़ता है, आपको याद रखना है। यानी केरल को कर्नाटक से भी जोड़ता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। एक आपको याद रखना है थाल घाट, थाल घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो आपको याद रखना है मुंबई को, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और एक पाल घाट दर्रा है, सॉरी थाल घाट हो गया, भोर घाट, भोर घाट, ये किस किस को जोड़ता है, ये पुणे को मुंबई से जोड़ता है, पुणे को मुंबई को जोड़ता है।
इतने आपको प्रश्न यहाँ से याद रखने हैं दर्रों से लेकर। और कई सारे दर्रे, जैसे हमारा हल्दी घाटी दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये अरावली में पड़ता है। पिपली दर्रा कहाँ पड़ता है, ये भी अरावली में पड़ता है। कुछ दर्रे, जैसे एक तुजू दर्रा है, वो मणिपुर में पड़ता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चपनाला झील किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। चपनाला झील असम में है। और मेघालय में उमियम झील है, आपको याद रखना है। मणिपुर में लोकटक झील है। कौन सा, लोकटक झील है। और ये लोकटक झील में तैरता हुआ आइलैंड, इसका नाम है केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ ये तैरता हुआ आइलैंड है, जो कहां पर पड़ता है, तो आपका आंसर होगा लोकटक झील के बीच में ही पड़ता है, और ये तैरता रहता है। ये एक नेशनल पार्क भी है केईबुल लामजाओ, ये नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया है। और केईबुल लामजाओ में जो वनस्पति पाई जाती है उसको फुमदी कहा जाता है। और उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, तो जैसे देव, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, पूरा लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले नैनीताल, क्या है, नैनीताल, देवताल, देवताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, भीमताल, भीमताल, रूपकुंड, रूपकुंड एक रहस्यमयी झील है, नरकंकालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ झीलें उत्तराखंड में याद रखेंगे, वैसे तो बहुत सारी झीलें उत्तराखंड में आपको याद रखना है। उसके बाद एक झील है, इसका नाम है बूलर झील, एक का नाम है डल झील, एक का नाम है सी मोरीरो झील, एक का नाम है शेषनाग, शेषनाग, एक का नाम है बेरीनाग, एक का नाम क्या है, वेरीनाग। ये सारी जो नाग नागिन वाली झीलें हैं, ये कहाँ पड़ती हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। और जो बूलर झील है, ये मीठे पानी की, मीठे पानी और ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी। आपसे प्रश्न आएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और ताजे पानी की झील का नाम बताओ, तो बूलर झील हो जाएगा। और एक चिल्का झील है जो उड़ीसा में पड़ती है, कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा चिल्का, जो उड़ीसा में पड़ती है। एक सांभर है जो राजस्थान में पड़ती है, सांभर झील। और ये सांभर झील का जो पानी है वो अधिक खारा है, क्या है, अधिक खारा है, आपको याद रखना है, अधिक खारा है। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का हो जाएगी। लेकिन ये कभी पूछा जाए सबसे अधिक खारा पानी किसका है, तो सांभर झील का है, जो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में कुछ झीलों के नाम आपको याद रखने यहीं पर, जैसे जय मनसद हो जाएगा, जय समद हो जाएगा, राज समद हो जाएगा, ये राजस्थान की झीलों के बाद बता रहा हूं। नक्की हो जाएगा, नक्की के बाद हो जाएगा लूनक सागर, लूनक सागर झील हो जाएगी। उसके बाद देवर झील है, यहीं पर पड़ती है। पुष्कर झील है, आपको पता है पुष्कर मेला भी लगता है। डीडवाना झील है, एक पवन द्वारा निर्मित झील है। और एक पिछौला झील है, आपको पता है पिछौला है ना, पिछौला झील है। धीवर एक झील है, धीवर। तो ये झीलें कहाँ की हैं, तो आपका आंसर होगा ये झीलें राजस्थान की, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर यहीं पर हम बात करें केरल की 2-3 झीलों के नाम आप याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। विम्बनाड झील, बिम्बनाड झील ये केरल की प्रसिद्ध झील है। दूसरा है कोट्टा, कौन सी है, कोट्टा। एक अष्टमुदी, क्या है, अष्टमुदी, याद रखेंगे। ये भारत की सबसे लंबी झीलों में से एक है, सबसे लंबी झील है बिम्बनाड झील। 96 यानी 96 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इस झील में नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। नौकायन मतलब लंबी सी एक नौका होगी, उसमें 30-35 लोग बैठे होंगे और इस प्रकार से भगाई करते हैं। और जो जीतता है उसको नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, आपको याद रखना है, किसमें, बिम्बनाड में। उसके बाद में यही अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करें, कि आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं, उनका बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं। एक मैंने कोलोरू झील के बारे में भी बताया भी था, कोलेरू झील जो डेल्टाई क्षेत्र में है। और एक पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बारे में मैंने डिटेल से बताया, जो झीलों का मैंने टॉपिक कराया है वहां पर झीलों के बारे में ऐसा सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, बहुत शानदार तरीके से बताया है। बात करेंगे महाराष्ट्र में लोनार झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है, लोनार झील जो बुल्डाना जिले में पड़ती है। और एक पोवई झील भी है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है, आपको याद रखना है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें,
हिमाचल प्रदेश में झील है, इसका नाम है एक नाको झील है, गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील है, और एक भृगु झील है, भृगु, एक रेणुका झील है, रेणुका। कई सारी झीलें हैं यहाँ पर, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। एक सूरज कुंड झील है, सूरज कुंड, हरियाणा में। ये कई बार ये प्रश्न आता है। तो इतनी झीलों अगर आपको याद है तो झीलों से आने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उच्च कोटि का मिट्टी कौन सा है? तो रेगुर। और आपको पता है रेगुर मिट्टी को ही हम काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी ये है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर, सेकंड पर, तो आपको पता है सेकंड पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी याद रखेंगे पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट। यानी अगर हम मैप बनाएं तो इस प्रकार से ये वाला जो घाट है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। केसर की खेती कश्मीर घाटी में होती है। कहाँ होती है? कश्मीर घाटी में की जाती है। करेवा, हिमोड़ निक्षेप पाए जाते हैं, हिमोड़ के निक्षेप पाए जाते हैं करेवा में, और यहाँ पर होती है। कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरजमुखी के लिए प्रसिद्ध है, रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कॉफी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है ये तीन चीजों का टॉप अगर पूछा जाएगा तो कर्नाटक हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में चावल सबसे ज्यादा और जूट की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है पूरे भारत में? तो वेस्ट बंगाल में होती है। केरल नारियल के लिए जाना जाता है, किसके? नारियल के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना, नारियल और मसालों के लिए जाना जाता है, इसका नाम है केरल, आपको याद रखना है, ठीक है, काली मिर्च वगैरह। और देख लेते हैं मध्य प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन, सोयाबीन कौमा चना कौमा दलहन और तिलहन, यानी प्रोटीन स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में ये सब पाया जाता है। आप उसके बाद अगर हम बात करें यूपी में क्या पाया जाता है, तो यूपी में दो चीजें याद रखेंगे, गेहूं, क्या याद रखेंगे? गेहूं याद रखेंगे, और आपको रखना है यहाँ पर गन्ना याद रखना है, गेहूं गन्ना, और दुग्ध भी याद रख सकते हो, यहाँ पर मसूर की दाल भी याद रख सकते हो, मसूर की दाल याद रखेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लीची के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लीची के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। यहीं पर बात करेंगे आंध्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश हल्दी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हल्दी और तंबाकू, तंबाकू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। अगर हम यहीं पर बात करें, बताओ असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम चाय के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो इतने चीजें हमको यहाँ से याद रखनी है, तो प्रश्न कई सारे सॉल्व हो जाएंगे हमारे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान तो मोटे अनाज यानी सरसों के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात की बात करेंगे, गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है गुजरात, आपको याद रखना है। कपास की बात करेंगे, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो कभी कभी महाराष्ट्र ऑप्शन में आ जाता है, कभी कभी गुजरात ऑप्शन में आ जाता है। इन दो में से जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के कोयले मिलते हैं? तो झरिया। कहां से? झरिया पड़ता है झारखंड में, यहाँ पर कुकिंग कोयला मिलता है। कौन सा कोयला मिलता है? कुकिंग कोयला मिलता है, आपको याद रखना है। लोहरदंगा से मिलता है बॉक्साइट, क्या मिलता है यहाँ से? बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलता है, याद रखेंगे। और ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये उड़ीसा में पड़ता है। ये झरिया कहाँ पड़ता है? तो झरिया पड़ता है झारखंड में पड़ता है, धनबाद के पास में। खेतड़ी कहाँ है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, बेस्ट क्वालिटी का तांबा यहाँ पर मिलता है, जो राजस्थान में स्थित है, झुंझुनू जिले में। बैलाडिला की खान ये लौह एस्क के लिए जानी जाती है, काय के? लौह एस्क के लिए जानी जाती है, याद रखेंगे। और जादूगोड़ा की खान किसके लिए जानी जाती है? यूरेनियम के लिए जानी जाती है, यूरेनियम, यूरेनियम के लिए जानी जाती है, आपको याद रखना है। जादूगोड़ा की खान झारखंड में पड़ती है, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, आपको याद रखना है, ठीक है।
लौह अयस्क बैलाडिला की खान। तो इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने। अगर यहाँ से ये पूछा जाए बताओ हीरा कहाँ मिलता है, तो पन्ना की खान मध्य प्रदेश से मिलता है। चूना, पत्थर, संगमरमर ये राजस्थान में मिलते हैं। बॉक्साइट हो गया उड़ीसा में, मैग्नीज भी उड़ीसा में होता है, आपको याद रखना है। दुर्गापुर षड्यंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था, तो यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, जर्मनी की सहायता से राउरकेला षड्यंत्र स्थापित किया गया। रूस की सहयोग से भिलाई। अब आपको पता है ये सब स्थापित किए गए थे। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी, पंचवर्षीय योजना, उसके अनुसार ये सब स्टार्ट किया गया था। आपको याद रखना 1956 से 1961 के बीच में, ठीक है। ये भिलाई किसके द्वारा लगाया गया था, रूस के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला किसके सहयोग से, जर्मनी के। और दुर्गापुर यूके यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद है गिरवन नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये गुजरात में पड़ता है। बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यही अगर बात करें राजस्थान का केवलादेव, किसकी बात करें, केवलादेव, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये भरतपुर में पड़ता है। क्या ये भरतपुर में पड़ता है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव। उड़ीसा का अगर आपको याद रखना तो सिमलीपाल याद रख सकते हो, सिमलीपाल। और भीतरकनिका, क्या है, भीतरकनिका याद रख सकते हो, यहाँ का ये उड़ीसा के प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। राजस्थान मध्य प्रदेश में कान्हा याद रख सकते हो, कान्हा। कूनोपुर याद रख सकते हो, कूनोपुर, पालपुर, कूनोपुर याद रख सकते हो। सतपुड़ा याद रख सकते हो, सतपुड़ा। माधव याद रख सकते हो, माधव, ठीक है, यहां पर याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहीं पर, तो मैंने केईबुल लामजाओ बताया था, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ये याद रख सकते हो, कहां पर है ये, तो आप कहोगे मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील के अंदर है, आपको याद रखना है। उसके बाद असम में बनसिंह का गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में, इसका नाम है मानस। क्या है, मानस। और काजीरंगा मानस वन सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम में। और याद रखेंगे जैसे उत्तराखंड में है एक राजा जी गंगोत्री है, नंदा देवी है, फूलों की घाटी है। और एक पड़ता है जिम कॉर्बेट। कौन सा है, एक है जिम कॉर्बेट पड़ता है। और जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है। इसकी गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट के बाद अब वर्तमान में इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको हम जानते हैं। याद रखेंगे जिम कॉर्बेट को। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का नेशनल पार्क, सबसे बड़ा, तो याद रखेंगे हेमिस है। कौन सा, हेमिस सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, हेमिस पड़ता है लद्दाख में। कहां पड़ता है ये, लद्दाख में पड़ता है। सबसे छोटा कौन सा, साउथ वटन द्वीप है। साउथ वटन द्वीप है, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं कहें तो जम्मू कश्मीर के दो आपको याद रखने हैं, तो तीन और। एक का नाम है अली सलीम जिसे सिटी फॉरेस्ट कहते हैं। एक किश्तवाड़ है, लेकिन दाची गामा ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा, दाची गामा याद रखेंगे, ये काफी पूछा जाता है। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बहुत सारे नेशनल पार्क है जो मैंने आपको नहीं बताए। नेशनल पार्क के मैंने ट्रिक्स से बताया है, बहुत शानदार से। टोटल जितने भी नेशनल पार्क है भारत के, टोटल मैंने ट्रिक्स से बताया हुआ है। डाला नेशनल पार्क वाई विष्णु सर, तो वहां पर पूरा ट्रिक से मैंने इसको बताया हुआ है। उसके बाद ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मजा आया या नहीं आया, क्या हमने इसमें 200 प्रश्न ही प्रश्न कर पाए, इसमें बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाए आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। और ये पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीएस बाई विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और नोट्स बना लेना। कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसा लगा, ताकि दोबारा जब आए एक नई एनर्जी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।